नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आपको जिस टॉपिक का काफी टाइम से डिमांड था, और वो टॉपिक जो कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरे पास प्रमाण भी हैं, ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। वो टॉपिक है जिसके द्वारा अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सबसे कम मेहनत में आप क्लियर कर सकते हैं। वो टॉपिक क्या है दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो उसी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सीरीज को आपके समक्ष लेकर के मैं आया हूं, एंड उम्मीद करता हूं आप इसको उतना ही सराहना दें जितना आपने ज्योग्राफी को दी है। पसंद करें और लाइक करें। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से अनुरोध है कि इस सीरीज को देखिए, बहुत ही हाई क्वालिटी सीरीज है। रादर ये ऐसा सीरीज है जो कि आपको यकीन मानिए प्रीलिम्स क्लियर कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी विद्यार्थीगण इसको अपने बीच में शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएं। है ना, नेकी करें, वहाँ तक उन तक पहुँचाएं। मेक श्योर आप इसको पहुँचा रहे हैं। जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सीएससी मेंस 5 बार दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, और करीबन 4 साल से अब पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा उससे ज़्यादा ही साल हो गए होंगे। एंड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ। तो आइए आज की क्लास इसके साथ करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, हमेशा एक चीज़ कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि भाई टॉपिक स्टार्ट करने के पहले देख तो लो कितना रिटर्न्स है। गाड़ी खरीदने के पहले क्या कहते हैं लोग? माइलेज कितना देती है। कुछ वैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले आप क्या कहेंगे? मार्क्स कितना मिलता है, सवाल कितने आते हैं। तो दोस्तों जरा चार्ट देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स में कितने सवाल आते हैं एनवायरमेंट से। 2011 में 15 सवाल, 2014 में आप देखोगे तो ये करीबन 27 सवाल करीब आपको देखने मिले थे। वैसे ही आप देखोगे तो करीबन आपको ये 20 सवाल का जो वेटेज है ना, ये जो 20 सवाल है ये आपको देखने मिलेंगे साल दर साल। करीबन 20 सवाल हर साल आते हैं। 20% वेटेज है प्रीलिम्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और सिलेबस कितना है? बहुत छोटा। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी का सिलेबस कितना है? बहुत बड़ा। क्वेश्चन इससे भी कम आते हैं। पॉलिटी, इतना बड़ा सिलेबस है, क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। सवाल कुछ इतने ही देखने मिलते हैं, कुछ साल तो इससे भी कम सवाल आते हैं। सेम आप कह सकते हैं करीबन इकोनॉमी में भी कुछ इतने ही सवाल देखने मिलते हैं। इसमें स्टैटिक भी है, करंट भी है, और आपको कुछ इतने ही सवाल देखने मिलेंगे। यहाँ पे छोटा सा सिलेबस है और आपको मिलेंगे साहब प्रीलिम्स में 20 सवाल, करीबन 20 सवाल। और ये जो नंबर है ये 1-2 ऊपर नीचे अलग अलग जगह आपको देखने मिलेगा। कारण क्या है? कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे वेटलैंड्स हो गए, तो कोई कहता है नहीं ये तो ज्योग्राफी का है, कोई कहेंगे नहीं ये तो एनवायरमेंट का है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। बट ऑन एन एवरेज 20 सवाल आपको एनवायरमेंट के प्रीलिम्स में देखने मिलते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? मेक और ब्रेक। प्रीलिम्स क्लियर करना है तो एनवायरमेंट पढ़ना है, और क्यों ना पढ़ोगे? सिलेबस इतना छोटा है, थोड़ी सी बातें हैं समझनी है, और हमेशा के लिए निवृत्त हो जाओगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो इसके साथ ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेंस में देख लीजिए, मेंस में हालांकि ज़्यादा वेटेज नहीं है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। आपको एक सवाल 15 मार्कर मिलेगा, किसी किसी साल 2 सवाल 10 मार्कर भी देखने मिल जाते हैं। तो 15-10 यानी 25 मार्क्स का वेटेज यूजुअली रहता है। कभी कभी 15+10+10 यानी 35 मार्क्स का भी वेटेज देखने मिल जाता है। कारण बड़ा सिंपल है, कारण बड़ा सिंपल है कि प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम क्या है? क्लब्ड है, सेम प्रीलिम्स का एग्जाम है, और इसीलिए एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा फोकस होता है। प्रीलिम्स क्लियर करना है तो एनवायरमेंट पे ग्रिप पानी है। कैसे करोगे? इस सीरीज से करोगे। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा हाई पावर सीरीज है ये सीरीज आपके लिए शॉर्टकट है प्रीलिम्स क्लियर करने का। तो क्या करोगे? देखोगे, लाइक करोगे। तो एनवायरमेंट, इससे पहले आगे बढ़े तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स में सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस में पढ़ोगे तो सिंपल लिखा है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। साफ साफ प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी कह रही है कि भाई पीएचडी करके मत आ जाना, अंड शंड कुछ भी मत पढ़ लेना, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। और पूछती भी यूपीएससी बेसिक सवाल ही है जिसका नॉलेज होना चाहिए।
वैसे ही मेंस में सिलेबस आपको देखने मिलेगा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो दोस्तों ये जो मेंस का है ना सिलेबस, ये भी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस डिफाइन किया गया है बहुत ब्रॉड रखा गया है, तो मेंस वाला पार्ट भी कुछ इसी में इंक्लूडेड है। अगर हम देखें ना, तो अगर हम बात करते हैं स्पीशीज कंजर्वेशन की, तो वो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, तो उसी में इंक्लूडेड है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो वो भी कुछ एनवायरमेंटल इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है मेंस के सिलेबस से कि यूपीएससी एनवायरमेंट में क्या क्या पूछ सकती है। तो ये सब पूछती है, बेसिक लेवल के सवाल पूछती है, छोटा सा सिलेबस है, थोड़ा मेहनत करो, खूब मार्क्स लेके जाओ। ये है सरकार का एनवायरमेंट स्कीम। एनवायरमेंट एक स्कीम है आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, क्या एनवायरमेंट पढ़ो, प्रीलिम्स क्लियर करो। तो आइए इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो सब कुछ जो आपको सराउंड करता है और सराउंड करने के सिवा आपके जीवन यापन पर किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ता है, इफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं वो सब आपका एनवायरमेंट है। मैं जहां रहता हूं, मेरे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं, है ना, मेरे अगल बगल में रूम में मच्छर हो सकता है, मेरा खून पीता है। वैसे ही सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास घर में के बाहर एक गार्डन है, गार्डन में रहने वाला हो सकता है, वहां पे मैं कुछ फल सब्जी उगाता हूं और उसमें रहने वाले कुछ जीव जंतु होंगे। उसमें जो मिट्टी है, वो जो पेड़ है, वो जो पौधा है, वो सब कुछ जो मुझे इफेक्ट कर रहा है वो मेरा एनवायरमेंट है। इसी को थोड़ा और आसान करता हूं, ये पेड़ देखिए। ये पेड़ की अगर हम बात करें तो इस पेड़ में अगर आप देखें तो ये पेड़ सबसे पहले सन से एनर्जी लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और वो सोलर एनर्जी को क्या करता है, उसका इस्तेमाल करके उस एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करता है और अपने शरीर का ग्रोथ करता है ना। पेड़ की बात करें उसमें और टहनियां आती हैं, उसमें और पत्ते लगते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो इस पेड़ से उसके बाद एक फल होता है, उस फल को खाने के लिए इस प्रकार की गिलहरियां रहती हैं, तो वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। वो भी इस पेड़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पेड़ का फल खाते हैं और फल खा के दूर कहीं भागते हैं और साथ में उसका बीज कहीं पर एक्सक्रीट करते हैं, तो वो पेड़ क्या कर पाता है, अपने अगले ऑफस्प्रिंग को दूर तक फैला पाता है। तो क्या पेड़ गिलहरी से प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वैसे ही इस गिलहरी को खाने के लिए मान लीजिए ये लोमड़ी है, तो लोमड़ी क्या करती है, इस गिलहरी को खाती है। और इस प्रकार से आप अगर देखें तो गिलहरी कहीं को की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर रहा है ये लोमड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो मिट्टी है, उस मिट्टी के वजह से ही तो पेड़ वहां पर है, उस मिट्टी से ही तो पेड़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले पाता है। एटमॉस्फेयर से तो प्लांट को क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर भी हालांकि उस पेड़ को प्रभाव कर रहा है ना, तो इस एटमॉस्फेयर से पेड़ क्या ले रहा है, ऑक्सीजन भी लेता है रात में, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और दोनों का ही इस्तेमाल भी करता है। वैसे ही आप अगर देखें तो इस पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते वापस मिट्टी में जाते हैं, और मिट्टी में जो डिकम्पोजर्स हैं, अर्थवर्म है, अर्थवर्म आके उस पत्ते को खाता है। जब उस पत्ते को खाता है तो उस पत्ते को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, जो कि वापस से मिट्टी में चली जाती है और सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस से रिसाइकल हो जाता है। उसी न्यूट्रिएंट को बाद में पेड़ वापस ले लेता है। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल सा पेड़ है, लेकिन ये अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है। क्या सब जीवित है? नहीं, जैव और अजैव, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, सभी इसको प्रभाव दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बादल है, बादल से बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो ही तो पेड़ भी जी पा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा तो ये पेड़ पर जिसका प्रभाव है वो दो प्रकार से मुख्य तरीके से इसको हम बांट सकते हैं। एक है एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि सिंपल शब्दों में कहूं तो वो चीज जो कि जीवित नहीं है। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, ये वो चीजें हैं जो इस पेड़ पर प्रभाव कर रही हैं और वो क्या है, जीवित है, लिविंग है। तो जीवित चीजें जैसा आपने देखा आपके आसपास जो आपके जीवन यापन पर या किसी भी फॉर दैट मैटर एनी स्पीशीज जिसके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं, वो क्या है,
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, जैसे मशरूम, जैसे नॉन ग्रीन प्लांट हो गए, जैसे कुछ डिकम्पोजर हो गया, जैसे पैरासाइट हो गया, जैसे एनिमल्स हो गए, मैन हो गया, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट का। वैसे ही कुछ एक बायोटिक कंपोनेंट है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फायर हो रहा है तो जंगल में आग लग रही है, पेड़ मर रहे हैं, कुछ जी रहा है, कुछ सरवाइव कर रहा है, कुछ तो आग में फ्लरिश करता है। ग्रेविटी कैसे प्रभावित कर रही है, पानी कैसे प्रभावित कर रहा है, टेम्परेचर कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सब अगर आप देखो तो क्या है? एनवायरमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और ये अगर हम देखें तो एनवायरमेंट का लिविंग कंपोनेंट है। यानी कि एनवायरमेंट सिंपल शब्दों में कहूं तो दो मुख्य कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स को। किस किस में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो एनवायरमेंट का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया? एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग को ऐड कर दो, वो सब कुछ जो किसी भी, वो सब कुछ जो कि कलेक्टिवली किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है और उस पर प्रभाव डालता है, वो क्या है? उसका एनवायरमेंट। समझ आया? अब और एक टर्म होता है इकोलॉजी। अब आप पूछोगे इकोलॉजी क्या है? अब अब अगर आप देखें तो इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है, कैसे पेड़ एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, कैसे पेड़ गिलहरी से जुड़ा हुआ है, कैसे पेड़ का प्रभाव इस लोमड़ी पर हो रहा है और लोमड़ी कैसे इस पेड़ को प्रभावित कर रही है, कैसे पेड़ पानी से जुड़ा है, फॉर दैट मैटर एनी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को अगर मैं साइंटिफिक तरीके से पढ़ूंगा तो उसको क्या कहेंगे? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर। कैसे एक दूसरे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो कि उसके एनवायरमेंट का हिस्सा है उससे जुड़े हुए हैं। उसका जो साइंटिफिक स्टडी है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। जैसे जियोलॉजी, जमीन के अंदर जो है उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना, दैट इज जियोलॉजी। वैसे ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ना कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के न सिर्फ जीवित चीजों से बल्कि नॉन लिविंग थिंग से भी जुड़ा हुआ है, उसको, उस साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? उस साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो अब हमेशा के लिए याद रहेगा आप लोगों को क्या एनवायरमेंट होता है, क्या इकोलॉजी है। कंफ्यूज तो नहीं करेंगे? चलिए, अब जब हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज, एक बात जाननी होगी, स्पीशीज क्या होता है। सब कुछ क्या जो लिविंग थिंग है क्या वो एक स्पीशीज है? नहीं। स्पीशीज एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ला सके। लायन क्या है? एक स्पीशीज है। टाइगर क्या है? एक स्पीशीज है। ह्यूमंस क्या है? एक स्पीशीज है। कुत्ता क्या है? एक स्पीशीज है। अब कुत्ते में कोई लैब्राडोर है, कोई जर्मन शेपर्ड है, कोई पोमेरियन है, लेकिन सब के सब एक ही स्पीशीज का पार्ट है, वो है कुत्ता। अब कुत्ते को साइंटिफिक नेम क्या है जरा देख लीजिएगा, है ना, मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे याद अभी नहीं आ रहा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब पोमेरियन कुत्ता और जर्मन शेपर्ड कुत्ता दोनों के दोनों कुत्ते हैं, दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो ऑफस्प्रिंग भी जनरेट करेंगे वो फर्टाइल है, यानी कि वो फर्दर इंटरब्रीड कर सकता है इसी प्रकार के अन्य जीवों के साथ। तो ये क्या है? ये एक स्पीशीज है। अब आप लोगों ने सुना होगा
गधा भी एक स्पीशीज है, घोड़ा भी एक स्पीशीज है। और एक आपने सुना होगा खच्चर के बारे में, है ना, आपने सुना होगा म्यूल के बारे में, इंग्लिश में जिसे म्यूल कहते हैं। तो अगर मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, डोंकी एक स्पीशीज है, हॉर्स एक स्पीशीज है, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, इनको जबरदस्ती अगर हम इंटरब्रीड कराएं तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या होता है, खच्चर यानी म्यूल। ये स्पीशीज नहीं है, क्योंकि डोंकी एंड हॉर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, एंड फॉर दैट पर्पस जो इनका ऑफस्प्रिंग आता है वो स्टराइल होता है। जैसे म्यूल अगर आप देखें तो इट इज स्टराइल, यानी कि ये अपने प्रोजेनी को जन्म नहीं दे सकता, इनमें सर्टेन क्रोमोसोम्स मिसिंग हो जाते हैं, और जिस वजह से आपको ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जन्म करते हुए नहीं देते। जैसे कि म्यूल, फर्दर नए म्यूल को जन्म नहीं दिलवा सकते तुम, दो म्यूल को इंटरब्रीड कराओगे और उसको म्यूल जन्म होगा, ऐसा नहीं होगा। म्यूल बनाना है तो मेल डोंकी फीमेल हॉर्स को लाना है, तभी म्यूल बनेगा, जिसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा चाइना को। चलिए जोक से पार्ट। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा लाइगर, अब तो फिल्म भी आ गई है, सुना है लाइगर के बारे में, है ना? नहीं, मैं उस फिल्म में देवरकोंडा की बात नहीं कर रहा। ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये क्या है, लाइगर है। लाइगर भी वैसे ही एक स्पीशीज नहीं है, ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है। जैसे म्यूल एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है किसका, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का, वैसे ही लाइगर भी अगर आप देखोगे तो एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है किसका, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर का। देखो इसको ध्यान से, क्या दिख रहा है, टाइगर जैसे स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, शक्ल भी कुछ टाइगर जैसी ही दिख रही है, और कान वान देखो थोड़ा लायन जैसा है, तो ये क्या है, लाइगर है। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो फर्टाइल नहीं होता, हालांकि इक्का दुक्का फर्टाइल केस भी निकला है, बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो इट इज नॉट फर्टाइल। तो लाइगर एक स्पीशीज नहीं है। तो अब आपको समझ आया स्पीशीज क्या होता है। चलिए, तो इकोलॉजी में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम बार बार कहेंगे ये स्पीशीज, वो स्पीशीज, ऐसा स्पीशीज, है ना, स्पीशीज इन न्यू स्पीशीज जो कि खतरे में है, बार बार आप सुनोगे। तो अब आपको स्पीशीज क्या होता है, आई एम प्रीटी श्योर ये तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब इसमें सवाल भी आप बहुत पूछोगे, मुझे मालूम है, एक्सेप्शन केस भी लेकर के आओगे, तो इसके लिए कल हमारी क्लास लाइव होने वाली है, 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं, और उसमें आज आपकी जो ये रिकॉर्डेड क्लास इस वक्त आप सुन रहे हो, उसमें जो सवाल होंगे संडे को मैं एड्रेस भी करूंगा। तो क्या करना है, ध्यान से पढ़िए, सवाल लिखिए, संडे को मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए, तो अब जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसको, जाहिर सी बात है, इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी किसका, लिविंग थिंग्स कैसे दूसरे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से जुड़े हुए हैं, इसको अगर मैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ूं तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को जब पढ़ना है तो इस पूरे के पूरे चीजों को, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को किसी ऑर्डर में तो अरेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा इकोलॉजी में जो अप्रोच है पढ़ने का वो कैसा है, साइंटिफिक है, तो कुछ तो ऑर्डर हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से इकोलॉजी को हम पढ़ सकते हैं। तो इकोलॉजी को पढ़ते टाइम हम स्पीशीज को एक दूसरे से, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से कैसे जुड़ा हुआ है, एक स्पीशीज नॉन लिविंग थिंग से कैसे जुड़ा हुआ है, हम अलग अलग लेवल्स पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक हिरण जंगल में अकेला रहता है, तो वो हिरण, बस अकेले उस हिरण को जब मैं पढ़ूं कि वो हिरण हो सकता है उसके टांग में चोट लगी हो, दौड़ ना पा रहा हो,
हो सकता है उस हिरण में कोई पर्टिकुलर बीमारी हो गई हो। तो ये क्या है, जब मैं इस लेवल पे पढ़ रहा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल हिरण को पढ़ रहा हूं। तो ये जो लेवल हुआ इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का, इसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल। तो ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर मैं इस हाथी को पढ़ूं, ये हाथी इंडिविजुअल मान लो, इस हाथी का नाम है, इस हाथी का नाम है, मान लो क्या नाम रहता है हाथी का, कुछ भी नाम रख देते हैं, चलिए कालू हाथी। तो जब मैं इस इंडिविजुअल कालू हाथी को पढ़ रहा हूं, तो कालू के बारे में जब मुझे जब इंटरेस्ट हो, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं इकोलॉजी में, एक इंडिविजुअल को पढ़ रहा हूं इस वक्त। किस इंडिविजुअल को, इस कालू हाथी को। सबसे बड़ा है, देख रहे हो, मेल है, दांत भी हैं इसके तो नहीं, लेकिन ये अफ्रीकन एलिफेंट है। अफ्रीकन एलिफेंट में मेल फीमेल सबको दांत होते हैं। बड़ा है, हाथी का ग्रुप है तो मोस्टली फीमेल ही होगी। तो जब मैं इस फीमेल कालू हाथी को पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हुआ, लेवल ऑफ इंडिविजुअल। पर हाथी की बात बड़ी खास होती है। क्या होता है, हाथी अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप में रहता है अपने। तो जब मैं कालू हाथी के झुंड के बारे में पढ़ूं कि इसका झुंड कैसे अपने इलाके में रह रहा है, हो सकता है जिस इलाके में कालू हाथी का झुंड रहता हो, वो झुंड इस वक्त एक ड्रॉट से गुजर रहा हो, है ना, सूखा पड़ा हो, माइग्रेट कर रहा है कालू हाथी का झुंड, अफ्रीकन सवाना में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो ये जो लेवल हुआ पढ़ने का, ये क्या हुआ, ये पॉपुलेशन हुआ। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सब के सब हाथी हैं यहाँ पे, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई नर है, कोई मादा है, हालांकि इस झुंड में सब मोस्टली मादा ही होंगी। तो जब मैं ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज पढ़ रहा हूं, जो कि उसी इलाके में रहते हैं एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं अफ्रीकन सवाना में यहां पे जो हाथी हैं इस जगह पे रहने वाले हाथी, ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप 1910 में रहता था, एक 2022 में रहता है, दोनों तो उसी इलाके में रहते हैं लेकिन अलग अलग टाइम में पढ़ते हैं। तो दोनों को जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। पॉपुलेशन का हिस्सा तब है जब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज का उसी इलाके में उसी वक्त रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाना एलिफेंट आप अगर देखो तो यहां रहता है, एक ग्रुप यहां रहता है, तो सेम स्पीशीज है, एट द सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है, इतने ही दूर है कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एक दूसरे के जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इसीलिए ये सेम पॉपुलेशन का हिस्सा इस साइंटिफिक स्टडी में नहीं होंगे, ये दोनों के दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे। भारत की बात करें तो वेस्टर्न घाट रीजन में जो हाथी रह रहे हैं वो एक सेम पॉपुलेशन हो सकता है, और वहीं असम में जो हाथी रह रहे हैं वो एक डिफरेंट हाथी का ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट हाथी का पॉपुलेशन होगा। तो ये क्लैरिटी आई, क्या इंडिविजुअल क्या पॉपुलेशन। अब क्या हाथी अकेले अपना जीवन यापन कर सकता है? नहीं, हाथी को भैया जीना है तो खाने के लिए घास चाहिए, है ना, और भी चीजें चाहिए, पानी की। तो ये सारी तरीके से आप वैसे ही अगर मान लीजिए एक लायन का प्राइड है, प्राइड ऑफ लायन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लायन। ग्रुप ऑफ लायन क्या होता है, उसमें बहुत सारी शेरनियां होती हैं और इक्के दुक्के शेर होते हैं, है ना, दैट इज अ प्राइड ऑफ द लायन, प्राइड ऑफ लायन, लायन प्राइड। तो अब क्या लायन प्राइड अकेले क्या कर लेगा भैया, खाएगा तो किसको, ज़ीब्रा खाएगा, एंटेलोप खाएगा, यही सारी चीजें खाएगा ना। अकेला लायन क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मुंह खोल के बैठा रहेगा। प्राइड ऑफ लायन ले आओ, लायन का झुंड है, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। वो अगर आप देखोगे किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा अपने प्रे स्पीशीज पर, यानी ज़ीब्रा पे, एंटेलोप पे। अब जहां रहता है उसके अनुसार उसका कुछ अलग प्रे स्पीशीज होगा। गिर में रहने वाला लायन, उसका कुछ अलग प्रे स्पीशीज होगा। और ज़ीब्रा एंटेलोप भी अकेला क्या कर लेगा, उसको भी तो कुछ खाना है,
वो क्या खाएगा? घास खाएगा। घास भी अकेले क्या कर लेगी? घास भी तो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेती है, लेकिन उसमें किसका रोल हो जाता है? माइक्रोब्स का, जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकल कर रहे हैं और घास तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि जब मैं कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ूंगा तो मैं लायन को समझूंगा कि लायन कैसे जीब्रा से जुड़ा है, जीब्रा कैसे ग्रास से जुड़ा है, ग्रास कैसे माइक्रोब से जुड़ा है। तो ये लेवल ऑफ पढ़ने ऑफ इकोलॉजी को क्या कहेंगे? कम्युनिटी लेवल। अब इसमें एक बात जानिए, कम्युनिटी लेवल में मैंने मिट्टी की बात नहीं की, मैंने सनलाइट की बात नहीं की, मैंने पानी की बात नहीं की। तो जब मैं कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ रहा हूं तो मैं एसेंशियली बायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ रहा हूं, एग्जिस्टिंग एट अ गिवन प्लेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बायोटिक कंपोनेंट्स, जैव, जीवित, तो कैसे किसी गिवन प्लेस पे एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनके रिश्ते को मैं पढ़ूं, समझूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? कौन से लेवल पे पढ़ रहा हूं मैं इकोलॉजी? कम्युनिटी लेवल। पर क्या पिक्चर क्लियर है? क्या इकोलॉजी में मैं अभी भी, क्या मैं क्लैरिटी के साथ पूरी पिक्चर को देख पाऊंगा? नहीं। क्योंकि घास कहीं पर है तो वो किस पर निर्भर करता है? सॉइल पर। वो किस पर निर्भर करता है? साथ ही साथ घास निर्भर करता है पानी पर, घास निर्भर करता है सोलर एनर्जी पर, सनलाइट पर। यानी कि, और वैसे ही जीवित चीजें, उनको भी पीना है पानी, उनको भी सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि जो इकोलॉजी को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे एक चीज जाननी होगी कि बायोटिक कंपोनेंट्स अकेले किसी इकोलॉजी को, किसी एनवायरनमेंट को संचालित नहीं कर रहे, वो बहुत इंटीग्रेटली कनेक्टेड है नॉन लिविंग थिंग्स से, एबायोटिक कंपोनेंट से। यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, जब मैं उनको कलेक्टिवली पढ़ूं तो मेरा जो पढ़ने का लेवल हो गया वो क्या हो गया? पूरा का पूरा इकोसिस्टम। अब मैं किसको पढ़ रहा हूं? मैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पढ़ रहा हूं। तो इकोसिस्टम क्या है? सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जिस्टिंग एट अ गिवन प्लेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं पूरा पिक्चर देख रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पे अगर ये कैंगरू जी रहा है तो कैंगरू को खाने के लिए घास चाहिए, ये पेड़ पौधे चाहिए, और पेड़ पौधे और घास को सनलाइट चाहिए, सनलाइट के सिवा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बादल से पानी चाहिए, इसके सिवा सॉइल में डिकम्पोजर्स होने चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करें, इसके सिवा अन्य चीजें चाहिए जो कि टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी रिसाइकल करे। तो ये जो सम टोटल है किसी भी प्लेस में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का, ये क्या हुआ? ये एक इकोसिस्टम लेवल हुआ। यानी कि सबसे ऊपर से जब मैं बिग पिक्चर पूरा देख रहा हूं किसी इलाके के इकोलॉजी को पढ़ने के लिए, तो मैं कौन से लेवल पे पढ़ूंगा? इकोसिस्टम के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे। तो जो भी एक गिवन इकोसिस्टम में जो फ्लोज ऑफ एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इन्हीं के बीच में रहने वाले बायोटिक कम्युनिटी में होती है। थोड़ा ही एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो होता है जो कि इस इकोसिस्टम को लीव करके कहीं और जाए। क्या कह रहा हूं मैं, इसको बाद में समझाऊंगा। तो अब यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इकोसिस्टम को थोड़ा और बेहतर समझते हैं। ये चचा को देखिए, खुशी देख रहे हैं इनके शक्ल पे, कितने खुश हैं ये जीवन में। जानते हैं क्यों ये खुश है? क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाया है। इसको कहते हैं साइंस में मीसोकॉज्म। जाने ना जाने कोई बात नहीं, पर ये क्या है? ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है। ये देखिए, इसमें पौधा है, ऊपर से ग्लास का एक बॉटल है, और ऊपर से आप एक ढक्कन लगा हुआ देख रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं ये पौधा कितना हरा भरा है? तो यहां पे इसको बस ये बाहर धूप में रखते हैं, सनलाइट आती है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है,
ऑलरेडी इसमें अगर आप देखो तो पानी पहले से ही डाला था, तो वो पानी पौधा लेता भी है और फोटोसिंथेसिस करते टाइम वही पानी वो रिलीज भी करता है, जो कि कुछ देर बाद कंडेंस होके वापस इसी में चला जाता है और वही पानी वो वापस ले रहा है। न्यूट्रिएंट्स अगर आप देखो, इसी के पत्ते गिरते हैं, इसमें डिकम्पोजर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं जो इसी न्यूट्रिएंट को वापस से रिसाइकल करके प्लांट को भी दे देते हैं। तो ये क्या है, ये एक मीसोकॉज्म है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें एबायोटिक बायोटिक दोनों ही फीचर हैं इकोसिस्टम के, लेकिन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है साइज में और काफी हद तक एक कंट्रोल्ड कंडीशन में है। इनको किसी भी इकोसिस्टम को समझने के लिए एक छोटे से स्केल में मिमिक किया जाता है, सो दैट हम साइंटिफिक स्टडी और बेहतर कर सकें। एक छोटा सा मीसोकॉज्म का एग्जांपल आप एक ओपन एक्वेरियम भी समझ सकते हैं, आजकल बहुत चलन में है। अच्छे बड़े बड़े इलाकों में, मॉल्स में भी देखने मिलता है, ऑफिस स्पेस में भी देखने मिलता है। बड़ा एक्वेरियम होता है, खुले में होता है, मछलियां उसमें घूम रही होती हैं। शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो सर्च कीजिएगा, तस्वीर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहां पे मिनिमम मेंटेनेंस के साथ वो पूरा का पूरा जो सम टोटल है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का, एक दूसरे को संचालित कर रहा है। कई जगह पे ऐसा देखने मिलता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का मीसोकॉज्म है। तो मीसोकॉज्म क्या, एक छोटा सा इकोसिस्टम है जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी को फुलफिल करने के लिए हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम को यदि सस्टेनेबल बनना है, यानी कि इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो ये सेल्फ सस्टेन्ड है ना। आप देखिए आपके घर के बाहर आपके घर के बाहर हो सकता है कोई ओपन स्पेस हो जहां पे कभी खेती होती होगी, अब जमीन खाली है और वहां पे आप देखोगे अपने आप मिट्टी है, उसमें अपने आप कुछ पौधे लगे हुए हैं, वहां पे जीव जंतु भी रहते हैं। इंसान ज्यादा कुछ नहीं जाता है ना रेगुलेट करता है, बस अपने आप पौधे लग रहे हैं, अपने आप वहां पे पक्षियां भी हैं जो कि उस पौधों से निकलने वाले फलों को खा रही हैं। पक्षी को खाने के लिए बिल्ली भी आपको दिख रही होगी। इसके सिवा हो सकता है कि पक्षी को कंट्रोल करने, पक्षी किसी कीड़े को खाती होगी तो वही आपको पेड़ के आसपास देखने मिलता होगा। और इतना ही नहीं, उस जमीन के आसपास हो सकता है मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे आपको माइक्रोब्स भी देखने मिलते होंगे। इसके सिवा बड़े बड़े कीड़े भी देखने मिलते होंगे। ये सब को क्या कोई रेगुलेट करने जा रहा है? नहीं, अपने आप सब कुछ चल रहा है। बरसात का सीजन आता है, बारिश होती है, इसके सिवा ग्राउंड वाटर में मॉइस्चर होता है तो वो ग्राउंड वाटर खींचता है, पेड़ पानी लाता है और इस प्रकार से सब कोई, पक्षी जो है वो पेड़ में रहने वाले फलों को खा रही है, हो सकता है कुछ कीड़ों को खा रही है वो पक्षी, उस पक्षी को बिल्ली खा रही है। इस प्रकार से आप देखें तो एक दूसरे को सब सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ सब इंटीग्रेटली कनेक्टेड हैं और इस प्रकार से वो इकोसिस्टम चलता जा रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए इस आपके आसपास में वो जो ओपन एरिया है वहां पे बहुत सारा घास है, उस घास में मान लीजिए हिरण है बहुत सारे, और उस हिरण को यदि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो सारा घास को खत्म कर देंगे। हो सकता है उस हिरण को कंट्रोल करने के लिए कुछ भेड़िए भी वहां रहते हो। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेट बैलेंस है जिस वजह से ये इकोसिस्टम पूरा का पूरा चल पा रहा है, सस्टेनेबल है। तो इकोसिस्टम को सस्टेनेबल कौन बनाता है? एक होना चाहिए एनर्जी की कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जिस दिन इस इकोसिस्टम में एनर्जी आना बंद हो जाएगी उस दिन ये ग्रीनरी खत्म। ग्रीनरी जिस दिन खत्म उस दिन यहां पे जो हिरण रह रहे हैं, यहां पे जो पक्षियां रह रही हैं, उनके लिए खाना खत्म। जिस दिन हिरण खत्म उस दिन भेड़िए खत्म, जिस दिन पक्षी खत्म उस दिन बिल्ली खत्म। इस इलाके से हो जाएगी ना। तो कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक बार आ गई, यूज हो गई, बायोमास में कन्वर्ट हो गई, अगले दिन के लिए फिर नई एनर्जी चाहिए। तो मोस्टली हर इकोसिस्टम में एनर्जी कहां से आती है? सन से अगर आप देखो
लाइट के रूप में, सोलर एनर्जी आती है, जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी से वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संचालित करते हैं। क्या सारे इकोसिस्टम में सनलाइट ही सोर्स ऑफ एनर्जी है? नहीं, नहीं। कमेंट में बताइएगा मुझे कौन कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें एनर्जी अवेलेबिलिटी के लिए सन जिम्मेदार नहीं है, बाकी तरीके से भी वो इकोसिस्टम चल रहा हो। तो जरा सोचिएगा, बताइएगा कमेंट में। दूसरा अगर आप देखें तो इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स, पेड़ पौधे अगर आप देख रहे हो, इससे पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते नीचे गिरे और ये पत्ते जो गिरे अब ये डिकम्पोज हो और इस सॉइल का हिस्सा हो, सो दैट बाकी पेड़ पौधे यहां जो रह रहे हैं और ये भी फॉर दैट मैटर जो रह रहा है वो सब उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करें। तो इसमें सैप्रोट्रॉफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि उस गिरे हुए पत्ते से भी एनर्जी निकालता है, उसको डिकम्पोज करता है और एक ऑल्टरनेट साइकिल ऑफ एनर्जी फ्लो चलवाता है। ये हम और बेहतर समझेंगे जब हम फूड चेन, फूड वेब वगैरह समझेंगे। इकोसिस्टम को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी है जो वेस्ट आ रहा है वो भी कंटिन्यूअसली रिसाइकल होता रहे, क्योंकि जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जानवर जब उसे कंज्यूम कर रहा है, तो जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, थोड़ा अगर मैं कहूं तो दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म जब हुआ, तो उसमें कुछ सर्टेन बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हुए। ये बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। तो इन टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली रिमूव करना होता है। जैसे कि इंसानों की बात करें, जानवरों की बात करें, तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंटिन्यूअसली टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया जनरेट करते हैं। अब इस अमोनिया को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कोई तो जीव होना चाहिए ना, जो कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक बनाए और वापस सॉइल में छोड़ दे, सो दैट बाकी जीव मरे ना। तो यहां पर कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया का रोल होता है, यूजुअली डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया एंड अन्य प्रकार के कई मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे एनर्जी भी डिराइव करता है और इसको फर्दर सिंपलर एंड लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है। दोस्तों, ये था कुछ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी जो हम अभी पढ़े। कहां तक पढ़े हम? इकोसिस्टम लेवल तक पढ़े। सबसे ऊपर इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का ही एक प्रकार है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये सबसे ऊपर हो गया, ये पृथ्वी का वो सभी भाग जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। लाइफ की अगर मैं बात करूं ना, तो लाइफ अगर आप देखें तो एबंडेंट है। कहां पे? ओशंस में 200 मीटर की गहराई तक से लेके आसमान में 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बायोस्फीयर अगर आप देखें तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल में काफी कम है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पे कम है, ओशन की गहराई में कम है, इक्का दुक्का हाइट में स्पोर्स पहुंच जाते हैं। कुछ फंगी बैक्टीरिया होते हैं जो कि ओशन की गहराई में भी रहते हैं, 8 किलोमीटर से गहराई में भी रहते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो वो सभी कुछ जहां पे पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो पूरा इलाका क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। इसमें कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर का भी है। एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, आपको क्लाइमेटोलॉजी में मैंने पढ़ाया ही है कितना ऊंचा है। उसमें कुछ रीजन ले लीजिए ऊपर का 6 किलोमीटर तक। वैसे ही पृथ्वी का कुछ भाग पृथ्वी की सतह और पृथ्वी से कुछ नीचे चले जाइए सतह से, तो जहां पे बरोइंग एनिमल्स रहते हैं, इसके सिवा इक्के दुक्के माइक्रोब्स जहां तक गहराई तक रहते हैं वहां तक जीवन देखने मिलता है। वैसे ही पानी वाला इलाका देख लीजिए, यूजुअली ओशन का जो ऊपर का 200 मीटर का लेवल है, जहां तक सनलाइट पहुंच रहा है वहां तक ही लाइफ एबंडेंट होती है, और अब कुछ इलाकों में गहराई में भी ओशन में लाइफ देखने मिलती है। तो ये इलाका क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। पृथ्वी में हर जगह लाइफ
नहीं एग्जिस्ट करती, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो जब हम इकोलॉजी में पढ़ाई करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले जब एक इंडिविजुअल मछली को पढ़े तो क्या लेवल हुआ स्टडी का? इंडिविजुअल लेवल। जब हम इसी स्पीशीज ऑफ मछली को एक साथ पढ़ रहे हैं तो कौन सा लेवल हुआ ये पढ़ने का? पॉपुलेशन लेवल। जब हम अलग अलग प्रकार की मछलियों को पढ़ रहे हैं, साथ में कोरल रीफ्स को पढ़ रहे हैं, साथ में मछलियों के जो प्रेडेटर्स हैं जो इसी पानी में रह रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो इस मछली के आसपास रहते हैं एट दैट प्लेस एंड एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम कौन से लेवल पे पढ़ रहे हैं? कम्युनिटी लेवल पर। और सबसे ऊपर कौन सा लेवल होता है? इकोसिस्टम लेवल, जिसमें हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स जो किसी भी इलाके में एग्जिस्ट कर रहे हैं एट दैट प्लेस एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लेवल हुआ इकोलॉजी को स्टडी करने का? इकोसिस्टम लेवल। तो इकोसिस्टम क्या है? अगर मैं साइंटिफिक डेफिनेशन दूं तो ये इस बायोस्फीयर का सबसे बेसिक यूनिट है। बायोस्फीयर तो पूरा बड़ा सा है ना, पृथ्वी में वो हर इलाका जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो बायोस्फीयर है। उस बायोस्फीयर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? वो एक इकोसिस्टम है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर क्या है? वो एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। आपके पेट में जो गट है ना, पेट है, उसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। आपका स्किन है, इसमें इस वक्त न जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ये भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। आपका माउथ क्या है? ये भी एक इकोसिस्टम है। वैसे ही हो सकता है आपका गार्डन, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल दी प्लेसेस वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, उसका बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? एक इकोसिस्टम। दूसरा डेफिनेशन क्या बताया आपको? फॉर अ गिवन प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द इकोसिस्टम। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। बायोम क्या है? अब ये जो बायोस्फीयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है बहुत बड़ा है। अब इसको जब हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं तो सिमिलैरिटीज के आधार पे इस पूरे बायोम को अलग अलग इलाकों में तोड़ सकते हैं कि भाई यहां जाओगे तो यहां पे आपको एक जैसा घास वगैरह देखने मिलता है, कुछ सिमिलर क्लाइमेट देखने मिलती है, कुछ सिमिलर प्रेसिपिटेशन पैटर्न देखने मिलता है, और इसके अनुसार इसको हम कहते हैं भाई ये है सवाना बायोम। तो बायोम पृथ्वी के टेरिस्ट्रियल यानी लैंड वाले पार्ट का, ओशन वाले इलाके को बायोम नहीं कहते, उसको हम अलग से पढ़ेंगे मरीन इकोसिस्टम्स के बारे में। तो जो जमीन वाला इलाका है पृथ्वी का, टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का, उसको डिवाइड करते हैं हम अलग अलग बड़े इलाकों में, जिसको कहते हैं बायोम। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो कोई तो आधार होगा ना डिवीजन का। वो आधार क्या है कि सिमिलर क्लाइमेट हो, सिमिलर वेजिटेशन हो, सिमिलर एनिमल लाइफ हो, सिमिलर जनरल सॉइल टाइप हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, सॉइल टाइप एक्सेट्रा, हम पृथ्वी के जो लैंड है उसको सिमिलैरिटीज के आधार हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं कि भाई ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब का सब अगर आप देखो तो क्या है? सवाना है। ये क्या है? सवाना है। वैसे ही आप अगर देखो ये जो ग्रीन कलर में है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका है। तो ये कौन सा बायोम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। वैसे ही ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये कौन सा बायोम है? ये डेजर्ट बायोम है। डेजर्ट बायोम है। ये भी अगर देखो तो डेजर्ट बायोम है। वैसे ही आप अगर देखो तो मॉन्टेन बायोम है, यानी पहाड़ वाला। यहां पे देखो तो एंडीज मॉन्टेन बायोम, हिमालयाज मॉन्टेन बायोम। इसके सिवा हम अलग अलग आइस कैप्स वाला हो जाता है ना, जैसे टुंड्रा बायोम। सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल बायोम कौन सा दिख रहा है? टाइगा बायोम। टाइगा बायोम। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बायोम्स क्या है?
जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का, उसको सिमिलैरिटी ऑफ क्लाइमेट, स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, हम सिमिलैरिटी के आधार पे तोड़ देते हैं। कहते हैं ये सब का सब एक गिवन बायोम का हिस्सा है। ये डेजर्ट, ये माउंटेन, ये टुंड्रा, ये टाइगा, ये मेडिटेरेनियन, सबको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। आपको ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी में मैंने इनके क्लाइमेट में सिमिलैरिटी के आधार पे बता दिया है, क्योंकि क्लाइमेट सिमिलर है। अगर क्लाइमेट सिमिलर है तो वहां पे रहने वाले जीव जंतु भी सिमिलर होंगे, इसीलिए इनको हम बायोम्स के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। तो कल जब लाइव क्लास होगी हम पढ़ेंगे क्या इकोसिस्टम के बायोटेक कंपोनेंट्स हैं, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। आज पर्पस था आपको इंट्रोडक्शन देना, आज पर्पस था आपको एक ब्रॉड पिक्चर बताना। अब जब ब्रॉड पिक्चर आपको मिल गया है तब हम क्या करने वाले हैं, तब आपको हम कराएंगे डेप्थ में डीप डाइव, तब हम करेंगे डीप डाइव। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी है आपको बता दूं मैं फेसबुक सुपर कोचिंग के बारे में। आप वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, आपको बता देता हूं। तो सुपर कोचिंग में आपको मिलता है 30+ वीडियो कोर्सेज बाय सुपर टीचर्स, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट, 1000+ डेली लाइव क्लासेस। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि कई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से पढ़ा रहे हैं, रादर दशकों से पढ़ा रहे हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके क्लियर किए हैं। तो आप भी उनसे डायरेक्टली पढ़ेंगे और आप भी आई एम प्रीटी श्योर एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस हमारे द्वारा हो ही रही है, उसमें भी जरूर जुड़िए। एंड जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है वो है 36,000 रुपए। पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलती है 25% ऑफ, जो कि है 26,999 रुपए। ये कूपन कोड याद रखिएगा, मेरा नाम है KINJAL। तो जब आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे ज्यादा डिस्काउंट और किसी कूपन कोड से नहीं मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये कूपन कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इस प्रकार के फ्री कोर्सेज को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, तो उन तक हम ऐसे ही हाई क्वालिटी सीरीज, हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकेंगे। तो मेक श्योर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें, आप या आपके दोस्त। मेक श्योर आप इस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेक श्योर कल भी जब लाइव क्लास होगी सुबह 10 बजे 10 AM, तब आप जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।